प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2 का तीसरे का दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम ज्ञात कर ले, इसमें हमको दिख रहा है कि कितने पद दिए हुए हैं, बॉक्सेस दिए हुए हैं। इनमें हमको बताना है कि रिक्त स्थान में कौन सा नंबर आएगा, ठीक है, कौन सा टर्म आएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ से पता लग रहा है कि ये जो श्रेणी है वो आगे तक नहीं जा रही है, ये जो श्रेणी है वो आगे तक नहीं जा रही है। तो हम इसमें पता लगा सकते हैं कि ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें, यानी कि श्रेणी के अंदर पद कितने हैं। तो कौन कर सकते हैं, 1 2 3 4, 4 पद हैं। ठीक है, n बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पर हमको अंतिम पद दिया हुआ है, ये अंतिम पद क्या है, 3। आगे तक ये श्रेणी नहीं जा रही है, इसका मतलब हमको पता है कि इसमें अंतिम पद जो है वो 3 है। अंतिम पद L बराबर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब अंतिम पद का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है पहले से, L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे L अंतिम पद है, A प्रथम पद है, n पदों की संख्या है और D क्या है, सार्वधातुक है। D क्या है, सार्वधातुक है। ठीक है, तो अगर हम L की वैल्यू यहाँ पे लगा दें कितनी, 3, क्योंकि L हमको दिया हुआ है कितना है, 3 है अंतिम पद। तो L की वैल्यू हमने 3 लगा दी। प्रथम पद तो हमें ज्ञात नहीं है, ये तो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो A हम ऐसे ही लिख लें, प्लस है तो प्लस लगा लें। n की वैल्यू दी हुई है हमको, इस श्रेणी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 4। n की वैल्यू 4 लगा दें। और d हमारे पास नहीं है, क्योंकि d हम निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेट टर्म दे रखे हैं, एक के बाद एक खाली है। अब हमने बताया था अगर क्रमागत पद दिए रखे होते हैं तब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरे वाले टर्म में से पहले वाला टर्म घटा के हम d निकाल लेते हैं, यानी कि सार्वधातुक निकाल लेते हैं। अब इसमें क्या है, एक टर्म नहीं दिया है, फिर एक टर्म दिया है, फिर एक टर्म नहीं दिया है, फिर एक टर्म दिया है, यानी कि क्रमागत पद तो दिए नहीं रखे हैं, तो हम यहाँ से सार्वधातुक नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्वेश्चन किसी दूसरे तरीके से होने वाला है, जैसे अब तक करते हैं वैसे नहीं होगा। ठीक है, नहीं तो हमें यहाँ पे करना क्या है, d को ऐसे ही लिख लेना है, d को हमने ऐसे ही लिख लिया। अब यहाँ पे 3 इजिकल टू a प्लस 4 में से 1 माइनस करेंगे प्यारे बच्चों, क्या बचेगा, 3 बचेगा, और ये d मल्टीप्लाई में है, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 4 आ गया, या 3 इज इक्वल टू a प्लस 3d आ गया, बात एक ही है। ठीक है, आप चाहें तो इसको इधर लिख सकते हैं, a प्लस, इसको घुमा के लिख सकते हैं, a प्लस 3d इक्वल टू 3, ये आ गया समझ में। इसको हम मान लें इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमको ये फर्स्ट टर्म है और ये कौन सा टर्म है, सेकंड टर्म है। ये कौन सा टर्म है बच्चों, यानी कि हमको दूसरा पद दे रखा है। क्या दे रखा है, दूसरा पद। ये कौन से नंबर पे आ रहा है, देखो जरा काउंट करो, ये पहले नंबर पे आ रहा है, ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, ये तीसरे नंबर पे आ रहा है, ये लास्ट टर्म है, चौथे नंबर पे आ रहा है, ये क्या है, लास्ट टर्म है। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे दूसरा पद दे रखा है। ठीक है, तो दूसरा पद यानी कि nवां पद का फॉर्मूला हम जानते हैं। nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता होगा कि nवें पद का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से हम कोई सा भी पद फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमको दूसरा ही पद निकालना है, मान लो कौन सा पद निकालना है बच्चों, दूसरा। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी रख देंगे, 2 रख देंगे, तो दूसरा पद आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये फॉर्मूला मैंने पढ़ाया हुआ है, n वां पद निकालने का, कोई सा भी पद आप इससे निकाल सकते हैं। और आप डायरेक्ट अगर निकालना चाहते हैं तो यहाँ से अगर आपको दूसरा पद निकालना है, या तीसरा निकालना है, या पांचवा निकालना है, मैंने कहा a प्लस करके d एक कम होता है। ठीक है, क्योंकि n में से 1 माइनस हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, नहीं चलिए, अब हमने यहाँ पे दूसरा पद दिया रखा है। दूसरा पद क्या है बच्चों, 13 दे रखा है, यानी कि a2 इज इक्वल टू कितना है, 13 है। ठीक है, अब जो हमने व्यापक समांतर श्रेणी पढ़ी है उसमें दूसरा पद हम कैसे करके ज्ञात करते हैं, a प्लस डी। पहला पद क्या होता है, देखो बच्चों a होता है,
दूसरा पद क्या होता है, a प्लस डी होता है। तीसरा पद क्या होता है, a प्लस 2d होता है। हर बार में d एक जुड़ता जाता है, साधारणतः निश्चित संख्या जुड़ती जाती है अपने पहले वाले पद में प्रथम पद को छोड़कर। और वैसे भी अगर हम ज्ञात करना चाहें दूसरा पद, तो इस फॉर्मूले में हम n की वैल्यू 2 लगा सकते हैं। ठीक है, n की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 2 लगाएं तो n की वैल्यू 2 लगा दी तो a2 आ गया। देखिए इक्वल टू a हमको नहीं दिया है तो a ऐसे ही लिख दिया, प्लस यहाँ भी n की वैल्यू 2 लगाएं -1। ठीक है, और d हमको नहीं दिया है तो a2 इज इक्वल टू a प्लस 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 बचेगा, 1 का d से मल्टीप्लाई होगा तो फिर क्या बचेगा बच्चों, d। यानी कि दूसरा पद हमारे पास क्या आ गया, a प्लस डी, a प्लस डी। व्यापक श्रेणी का, व्यापक समांतर श्रेणी का भी दूसरा पद a प्लस डी होता है। और हम इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 2 लगाकर अगर निकालते हैं दूसरा पद तब भी वही आता है। देखिए आ रहा है सेम, a प्लस डी और a प्लस डी। तो हम यहाँ पर दूसरे पद की जगह क्या फिट कर सकते हैं, a प्लस डी। क्या फिट कर सकते हैं, a प्लस डी, a प्लस डी इज इक्वल टू 13 आ गया बच्चों। इसको हम मान लें समीकरण नंबर 2। इसको क्या मान लें, समीकरण नंबर 2। अब देखिए a प्लस डी इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आई। a प्लस डी इज इक्वल टू 13, ये हमारे पास समीकरण 2 आ गई। अब ऐसे सवालों को हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण में हल किया हुआ है। बताइए बच्चों, किया है कि नहीं? ठीक है, तो हम इसको विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि या वज्र गुणन विधि, किसी से भी a और d की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। सपोज डेट यहाँ पे x और y होता तो आप जानिए कि ये क्वेश्चन कितना सिंपल आपके लिए हो गया होता। दो चर वाले रैखिक समीकरण से x और y की वैल्यू निकाल देते, तो x और y को बदल के और d दे दिया है तो दिक्कत क्या है, फिर आराम से निकाल सकते हैं। दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ा है ना आपने? अभी यहाँ पे आप ये देखिए, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से अगर इसको हम हल करते हैं तो a का गुणांक क्या है बच्चों, यहाँ पर जहाँ कुछ नहीं होता है वहां 1 होता है। यहाँ भी कितना है, 1। अब देखिए हम यहाँ पे d का गुणांक भी बराबर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे पहले से a का गुणांक बराबर है तो आपको बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए अब समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं हम। देखो कैसे करेंगे, तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 क्या दे रखी है हमको, a प्लस 3d इज इक्वल टू 13, सॉरी 3 है, और a प्लस d इज इक्वल टू 13 ये दे रखी है। देखिए यहाँ पे गुणांक बराबर है इन दोनों के, a के और a के, लेकिन चिन्ह एक जैसे हैं। तो हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। विलोपन विधि का मतलब ही होता है विलोप करना। तो इस एक को विलोप करना होगा इसमें से, इसको या फिर इसको। इसके कोफिशिएंट बराबर है यहाँ पर, तो इसी का विलोप करेंगे, इसी को हटाएंगे यहाँ से। अब हटेगा कैसे, दिक्कत तो ये आ गई ना, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो हम एक में से दूसरा माइनस कर दें, एक समीकरण में से दूसरा समीकरण को माइनस कर दें। और जब माइनस करेंगे तो दूसरे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे, यही बताया गया ना आपको। तो दूसरे वाले समीकरण में एक का चिन्ह क्या है, यहाँ पर देखिए प्लस है, इससे पहले वाला चिन्ह देखते हैं, प्लस है। यहाँ पे क्या है, प्लस, ये भी माइनस हो जाएगा। यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? देखिए a प्लस का है और a माइनस का है, कट जाएगा ये। हमने यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व किया, घटाया। क्या किया, एक में से समीकरण 2 को घटाया। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं आपकी घटाने पर। अब देखिए ये 3d है प्लस का, और ये प्लस का क्या है बच्चों, 1d है। तो 3d में से 1d जाएगा तो कितना d बचेगा, 2d बचेगा। ठीक है, और 3 में से जब 13 को माइनस करेंगे तो माइनस का 10 बचेगा, क्योंकि कम में से ज्यादा माइनस कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे d जब हम निकालेंगे तो माइनस का 10 ये 2d के गुणा में है, तो कहाँ में आ जाएगा बच्चों, भाग में आ जाएगा। गुणा की कोई चीज होती है तो कहाँ में जाती है, भाग में। देखो कैसे, जैसे अगर कोई चीज प्लस में है
तो बराबर के दूसरे तरफ ले जाएंगे तो वो माइनस में पहुंच जाएगी, और माइनस में है तो बराबर के दूसरे तरफ ले जाने पर क्या में पहुंच जाएगी, प्लस में। और गुणा में है प्यारे बच्चों अगर कोई चीज तो वो भाग में पहुंच जाती है, यानी कि बटे में पहुंच जाती है। और अगर भाग में कोई चीज दे रखी है तो बराबर के दूसरे तरफ ले जाने पर वो गुणा में पहुंच जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे गुणा में दिया हुआ तो कि गुणा वाला काय में पहुंचेगा, भाग में। तो 2 गुणा में था, काय में पहुंच गया, भाग में। अब 2 से 10 कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा। तो बच्चों यहाँ से डी की वैल्यू हमें क्या मिल गई, -5। कितनी मिल गई, -5। ठीक है, अब तो बहुत आसान हो गया, ठीक है। डी की वैल्यू मिल गई हमको, a + d बराबर दिया हुआ है हमको 13। तो अगर यहाँ पर डी की वैल्यू फिट कर दें तो a की वैल्यू बताओ कितनी आसानी से आ सकती है, आ सकती है नहीं। आप समीकरण 1 में भी फिट कर सकते हैं इसको, चाहे 1 में करें चाहे 2 में करें, आपको वैल्यू सेम मिलनी है। तो हम देखते हैं किस में गुणा भाग कम करना पड़ रहा है। इसमें अगर हम डी की वैल्यू फिट करेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे डी की वैल्यू फिट करेंगे समीकरण 2 में तो हमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि कहाँ हमको आसानी होती है वैल्यू निकालने में। तो हमें यहाँ डी की वैल्यू फिट करें तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 से। चलिए, समीकरण 2 से प्यारे बच्चों समीकरण 2 है क्या हमारे पास, a + d = 13। डी की वैल्यू निकाल रखी है हमने, कितनी आई है, -5। तो d बराबर -5 समीकरण 2 में रखने पर, यह हमने लिख दिया है समीकरण 2 से, और d की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ d की वैल्यू फिट कर दें। लिखा रखा है ना पहले से समीकरण 2 से। तो a + d की वैल्यू हम कितनी रखते हैं बच्चों, -5 = 13। तो a, अब ये देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस। अब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मत देख लेना कि प्लस का बराबर में जाके माइनस हो जाता है तो यहाँ क्या होगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पक्षांतर हो रहा है, ये चिन्हों का क्या है, पक्षांतर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस का कितना हो गया, प्लस और माइनस 5 = 13। अब यहाँ से हम a निकालेंगे तो 13, ये माइनस का 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो a बराबर बच्चों हमको क्या मिल गया, 18। अब तो बहुत आसान हो गया, a भी मिल गया और d भी मिल गया। अब तो वो कोई सा भी पद पूछ ले हमसे, सब निकाल देंगे। ठीक है, अब तो वो कोई सा भी पद पूछ ले हमसे, सब निकाल देंगे हम। तो देखिए पहला पद हमको क्या मिला, 18। पहला पद क्या मिला हमको, 18। तो इस पहले वाले खाली जगह में क्या आएगा, 18। क्या आएगा, 18। ठीक है, देखिए यहीं से क्वेश्चन चेक भी हो रहा है, यहीं से क्वेश्चन चेक हो रहा है। यहाँ पे डी की वैल्यू क्या है, -5। अब 18 में -5 ऐड करिए आप, तो प्लस माइनस माइनस होके 13 बचेगा। ठीक है, नहीं बचेगा। चलिए यहाँ पे हमको पहला पद क्या मिल गया, 5। तो पहले वाले बॉक्सेस की वैल्यू हम निकालें, पहले वाले ब्लैंक बॉक्सेस की वैल्यू अगर निकालें हम, ठीक है, तो क्या आएगी, देखिए ये तो प्रथम पद है ना, ये क्या है बच्चों, प्रथम पद। तो इसकी जगह क्या आएगा, a। क्या आएगा बच्चों, a। तो a की वैल्यू हमने निकाली हुई है, कितनी आई है, 18 आई है। चलिए अब देखिए चेक भी हो गया नहीं। अब ये वाला निकालें हम, तो इसके पहले वाला दिया है हमको, इसके पहले वाला पद दिया है हमको, कितना है, 13। तो ये दूसरा वाला अगर खाली जगह को निकालें हम, दूसरे वाले, ये तो पहले वाली खाली जगह आ गई, दूसरे वाली खाली जगह निकालेंगे हम, तो वो तीसरे नंबर पे दे रखी है। कौन सा नंबर पे दे रखी है, तीसरे। तो आपको a+2d लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको यहाँ पर a+2d लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि तीसरे नंबर पे वैसे भी आ जाएगा, a+2d से a और d की वैल्यू लगा के भी आ जाएगा। चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे इससे पहले वाला टर्म दिया हुआ है हमको, दिया है 13, तो यहाँ पे क्या फिट कर दें, 13। हमने बताया था कि एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला वाला पद मिलता है हमको, तो निश्चित संख्या तो सार्वधातुक होती है, वो है -5। तो हम 13 में -5 को प्लस कर दें, प्लस -5 = 13, प्लस और माइनस -5 इसका 2 कितना बचा, बताओ जरा। 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। कितना बचेगा बच्चों, 8। तो दूसरे वाले खाली जगह में क्या आएगा, 8। ये दूसरी वाली जो खाली जगह है ना बच्चों, वो तीसरा पद है। कौन सा पद है, तीसरा पद है कि नहीं है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा,
8 आएगा।